देखो। आप सभी को नमस्कार। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा आयोजित भारतीय संचार परंपराओं की प्रासंगिकता विषय पर वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर रहे मेरे अनन्य और राष्ट्रीय स्तर पर समादृत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेधा और अकादमिक कुशलता के कारण विदित प्रोफेसर बीके मल्होत्रा जी, सदस्य सचिव ICSSR नई दिल्ली, प्रोफेसर संजीव भानावत जी, प्रोफेसर अनिल राय जी जो मुझसे पटना में मिल चुके, और मेरे नितांत प्रिय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले और दुनिया के अनेक देशों की महत्वपूर्ण यात्रा करने वाले श्री मनोज टिवड़ेवाल जी, आरंभ में ही विषय की भूमिका रख रहे प्रोफेसर मनु कोंडा जी, संचालन कर रही डॉक्टर मनीषा शर्मा, सह समन्वयक इस कार्यक्रम के डॉक्टर कृष्णमूर्ति BY, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के सभी शिक्षकगण, यहाँ हमारे साथ बैठे अधिष्ठाता शिक्षा संकाय प्रोफेसर संध्या गेहार, विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर SD त्रिपाठी, हमारा तकनीकी स्टाफ और आप सभी जो किसी न किसी रूप में आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि आज अपने नितांत आत्मीय और आर्थिक जगत के विशेषज्ञ प्रोफेसर मल्होत्रा जी साथ में हैं, जिनके कारण आज ICSSR की धमक न केवल राष्ट्रीय स्तर पर है अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था को कैसे राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दे दी जाती है और कैसे उसके प्रति लोगों की अभिरुचि बढ़ जाती है, कैसे उसके प्रति लोगों की आशा भरी निगाह होती है और कैसे लोगों को यह बोध होता है कि अब यह संस्था उनके अकादमिक जिज्ञासाओं के समाधान में समर्थ है अतः उससे संपर्क करना चाहिए। ऐसा करने वाले प्रोफेसर मल्होत्रा जी, मुझे बहुत खुशी है आपको देखते हुए यहाँ पर, और जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य होंगी आपको इस विश्वविद्यालय में आना ही नहीं है, आते रहना है। प्रिय मनोज जी, जब भी मिलते हैं तो दुनिया की घटनाओं को हथेली पर उपस्थित कर देते हैं और बहुत कुछ ऐसा बता जाते हैं मुझे वस्तुतः जो मैं जानना चाहता हूं और अन्य मार्गों से जिसकी जानकारी मुझे नहीं हो पाती। मैं तो अपनी प्रातः उनकी सूचनाओं के साथ ही शुरू करता हूं। मेरे नितांत आत्मीय टिवड़ेवाल, अनिल जी, भानावत जी, आप सभी को मेरे विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत भाव से मैं याद कर रहा हूं, देख रहा हूं। एक बार पुनः जितने प्रतिभागी गण हैं, जितने शिक्षकगण हैं पत्रकारिता विभाग के, सबको मेरी ओर से साधुवाद। इस विषय के बारे में मनु कोंडा जी ने बहुत अच्छी बात बताई और आरंभ में ही डॉक्टर मनीषा शर्मा ने, जो भाषा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, अभिव्यक्ति जिनकी बहुत अच्छी है, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग के सभी शिक्षक अपने कार्य में बहुत निपुण हैं और अपने विषय में बहुत दक्ष हैं। इधर इस विभाग के कई कार्यक्रम हुए, उसी कार्यक्रम की कड़ी में यह भी एक कार्यक्रम है नितांत महत्वपूर्ण और उपादेय। जनसंपर्क जनसंचार की भारतीय शैली पर जब भी हम विचार करते हैं तो लगता है कि भारतीय शैली शाश्वत शैली है, आदिकाल में जो रही, वर्तमान में विद्यमान है और आगे भी इसकी उपादेयता बनी रहेगी। आज हम जिस त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं उसमें सब कुछ संशयग्रस्त सा हो गया है और संशय निवारण का सबसे उत्तम मार्ग संवाद होता है। संवाद की यही शैली संचार में प्रस्फुटित होती है
और एक दूसरे का आत्मबल बढ़ाने का काम करती है। इसलिए आज की दुनिया में संवाद किस तरह से हो और भारतीय शैली आज कितनी प्रासंगिक है और इसकी महत्ता कितनी है, इस पर विचार करने के लिए आप सभी अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बैठे हैं और आपको सुनकर निश्चय ही अकादमिक जगत हर्षित होगा और जो इस प्रक्रिया में लगे हैं ज्ञानार्जन के, वो सभी समृद्ध होंगे। जहाँ तक भारतीय परंपरा की बात है तो इसके कई अवलंब थे। पहला जो सामान्य अवलंब है वो है परिचर्चा, जो श्रुति और स्मृति माध्यमों से हमारे पास तक पहुंचता है, जिसका संकेत डॉक्टर मनीषा ने वेद के माध्यम से दिया कि यह परिचर्चा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है और यही परिचर्चा सुन करके स्मरण रख के आने वाली पीढ़ी को सुना करके आगे बढ़ती रही है। और इस परिचर्चा के दो सामान्य केंद्र दिखते हैं जिस पर जरूर विचार होना चाहिए। एक है पंचायत और दूसरा है पनघट। पंचायत तो अभी भी है, जहां बहुत सारी बातें जन सामान्य को पंचायत के माध्यम से पहुंचा दी जाती हैं। शासन के दिशा निर्देश हों या कोई आवश्यकता हो समूह की, समाज की, संगठन की, पंचायत के माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचती है और यहाँ तक कि न्याय की प्रक्रिया भी संचालित होती है। और पंचायत में हम पंच परमेश्वर की भी कल्पना कर लेते हैं। एक इसका अवलंब है पनघट। प्राचीन भारत में पनघट का बहुत ज़्यादा महत्व होता था और वहाँ भी बहुत सारी बातें ऐसी होती थीं जो जन सामान्य की जानकारी के लिए और मूलतः बेहतर अर्धांश के लिए होती थी। तो पनघट भी एक परंपरा रही है, न केवल वाचिक धरातल पर अपितु जल में होने वाली हलचल भी किसी बात का संकेत हुआ करती है। इस तरह परिचर्चा, पनघट और पंचायत के माध्यम से प्राचीन भारत में सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहा। उसके बाद थोड़ा और आगे यात्रा बढ़ी तो पत्र और पत्रांक हमारे सूचना संप्रेषण के माध्यम बन गए। आज के दौर में चिट्ठियां कम लिखी जा रही हैं, केवल प्रशासनिक स्तर पर चिट्ठियां लिखी जाती हैं। प्रोफेसर मल्होत्रा जी इस चीज़ को समझ रहे हैं। नहीं तो आम तौर पर अब चिट्ठियों का प्रचलन बंद हो गया। जब चिट्ठियों के माध्यम से बात कही जाती थी तो जो डाकिया होता था वो बहुत महत्वपूर्ण होता था और गांव में चिट्ठी रसा के नाम से वह जाना जाता था। दो भाव हुआ करते थे इसके कि जो पत्र पहुंचा दे, चिट्ठी पहुंचा दे और चिट्ठी के माध्यम से थोड़ा रस की वर्षा कर दे, लोग हर्षित हो जाए, यह भाव होता था चिट्ठी रसा का। अब पत्र में वैसा भाव नहीं रह गया। नहीं तो अत्र कुशलम तत्रास्तु से शुरू होता था, यहाँ कुशल है और वहाँ भी हम कुशलता की कामना करते हैं। सबसे ज़्यादा सुलभ, प्रतिष्ठित और प्रचलित माध्यम संकेत प्रसार का हमारे यहाँ पत्रा हुआ करता था, है और रहेगा, जिसे हम पंचांग भी कहते हैं। तिथि, वार, करण, नक्षत्र और योग मिलकर के बनता है पंचांग। और इसके माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं न केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, बल्कि कल से आज तक और आज से आने वाले कल तक पहुंचा दी जाती है। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है मालवीय जी का। अभी देश स्वतंत्रता की प्रक्रिया में था और महाकुंभ लगा था इलाहाबाद में। तो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी ने मालवीय जी से पूछा कि मालवीय जी, सत्ता तो अंग्रेजों की है, कोई विज्ञापन प्रचार नहीं हुआ, फिर भी इस घाट पर, इस संगम तट पर लाखों लाख लोगों की भीड़ कैसे हो गई? मालवीय जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आपको अपनी बात कहने के लिए मीडिया का आश्रय लेना पड़ता है, जिसमें प्राचीन भारत की आकाशवाणी, आजकल आप लोगों का जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, हिंदुस्तान में यह सारी सूचनाएं अखबार, विज्ञापन या जो इंडिया रेडियो है, ब्रिटिश रेडियो है, जो भी साधन है ब्रॉडकास्टिंग के, उसके माध्यम से नहीं पहुंचता। हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं जहां पंचांग ना हो और उससे पता चल जाता है कि किस तिथि पर कौन सा योग है और कौन सा शुभ पर्व है, कब स्नान का दिव्य योग है, और वहाँ लोग स्वतः पहुँच जाते हैं।
ना तो बुलाना पड़ता है और ना ही बताना पड़ता। तो पंचांग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पिछले 100 वर्ष की जानकारी ले लीजिए, आने वाले 100 वर्ष की जानकारी ले लीजिए, हजारों वर्ष की जानकारी इस पंचांग में निहित है। सूचना संप्रेषण का यह सबसे प्रामाणिक वैज्ञानिक उपाय है भारत में, और आज भी उतना ही उपादेय है। इसी क्रम में हम लोग पशु और पक्षियों पर भी विचार करते हैं। पक्षियां संदेश प्रेषण का महत्वपूर्ण साधन हुआ करती हैं। विशेष करके बाज और कबूतर पक्षी से बहुत सारी सूचनाएं भेजी जाती रही हैं। कबूतर पक्षी पारिवारिक सूचनाएं लेकर जाने वाला माध्यम है और बाज सामरिक सूचनाओं को पहुंचाने वाला माध्यम है। आज भी इन दोनों का उपयोग किया जाता है। जहां तक गुप्तचरी का प्रश्न है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। जहां तक पशुओं का प्रश्न है, प्राचीन भारत में पशुभाषा या पशुओं की भाषा सुनने समझने का योग था, और उनकी भाषा से, उनकी आवाज़ से हम आने वाली घटनाओं का बोध कर लेते थे। महाभारत काल में जय विजय के बारे में जानकारी पांडव लोगों को तो श्रृंगाल ने, जिसे हम सियार कहते हैं, उसने दे दिया था। कई बार रात्रि में उनकी आवाज़ कई सूचनाओं की वाहक होती है। तो इस तरह उनके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। भर्तृहरि को तो विशेष ज्ञान एक बकरा और बकरी के संवाद से हो गया था, तो उनके माध्यम से भी बहुत सारी सूचनाएं पहुंचती रहती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ प्राचीन भारत में आकाशवाणी का विधान था। आकाशवाणी वह अदृश्य संवाद तंत्र था जिसके माध्यम से विद्यमान और आगत घटनाओं के बारे में जन सामान्य को जानकारी मिल जाती थी। बहुत सारी कथा कहानियाँ आकाशवाणी को लेकर के है। मनीषा ने 2 दृष्टियों का उल्लेख किया, लोक दृष्टि और शास्त्र दृष्टि। शास्त्र दृष्टि में भी और लोक दृष्टि में भी आकाशवाणी का बहुधा उल्लेख मिल जाता है। और इसके माध्यम से हम न केवल इस धरा के मनुष्यों के बीच में संवाद करते हैं, अपितु जो इस धरा के ऊपर का स्थान है, जो दृश्यमान नहीं है, अंतरिक्ष, वहाँ का संवाद भी इस धरा पर आ जाता है। एक विधान है संचार का जिसे स्वप्न विधान कहते हैं। स्वप्न के माध्यम से भी बहुत सारी आगत घटनाओं का ज्ञान हम मनुष्यों को हो जाता है। इसलिए स्वप्न को भी विज्ञान की तरह आजकल व्याख्यायित करने की विधा है। स्वप्न विधान किया जाता है, किस स्वप्न का क्या अर्थ है, किस समय देखे गए स्वप्न का क्या अर्थ है, उससे बहुत कुछ समझते हैं। स्वप्न के माध्यम से बहुत सारे लोग बुला लिए जाते हैं और स्वप्न के माध्यम से बहुत सारे संदेश पहुंचा दिए जाते हैं। स्वप्न से कई उलझने भी दूर हो जाती हैं। आप सभी ने मानस के बारे में पढ़ा होगा। तुलसीदास जी जब कोई चौपाई लिख के थोड़ी कठिनाई का अनुभव करते थे और सो जाते थे, तो उसका समाधान स्वप्न में ही मिलता था। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी स्वप्न में आकर उनकी समस्याओं का समाधान कर देते थे। तो स्वप्न बहुत मायने रखते हैं सूचना संप्रेषण के लिए और सूचना ग्रहण के लिए। आगत का बोध स्वप्न के माध्यम से हो जाता है। बस आवश्यकता इतनी ही है कि स्वप्न पर विचार करते समय अपनी मेधा को परिमार्जित करें, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। हमारे यहाँ अध्यात्म के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं जाती रही हैं और आती रही हैं। एक स्थान पर बैठकर आप ध्यान करिए, आपकी बात हजारों मील दूर बैठे हुए आपके शुभेच्छु या हितचिंतक के पास पहुंच जाएगी। यह सूचना संप्रेषण आज भी है। आप जिसका ध्यान करते हैं, आपकी बात उसके पास तक अवश्य पहुंच जाती है। इसे बेतार के तार का एक अद्भुत उपाय कहते हैं। कुछ दिव्य दृष्टि होती थी प्राचीन भारत में। आज भी जो साधक हैं और सिद्ध लोग हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि है। आगे तक की घटनाओं को वह देख लेते हैं और समझ लेते हैं। महाभारत में इसका उल्लेख आप लोगों को मिला। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, व्यास के पास वह दृष्टि देने की क्षमता थी, बर्बरीक के पास वह दृष्टि, भगवान कृष्ण स्वयं दिव्य दृष्टि के प्रदाता कहे जाते हैं। तो इस तरह से दिव्य दृष्टि भी ऐसी होती है कि जिसके माध्यम से आगे की घटनाएं हम देख लेते हैं। मतंग ऋषि ने बहुत पहले ही सवरी को बताया था कि राम यहाँ आने वाले हैं आपके आश्रम में। और ऐसे ही जटायु और उनके भाई संपाति का उल्लेख भी उसी दिव्य दृष्टि का द्योतक है। संपाति ने कहा, मुझे बहुत आगे तक का दिखलाई देता है। कुछ ऐसी भी पक्षियां हैं जिनकी दृष्टि अपार होती है और उनके माध्यम से भी बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। तो यह जो अध्यात्म है,
यह सूचना संप्रेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है कि आप बैठ के जैसा सोचते हैं दूसरे के तंत्रिका तंत्र को आप अवश्य ही प्रभावित करते हैं। एक उपाय हमेशा से रहा है और हर देश में रहा है, जिसे अफवाह कहते हैं। अफवाहों का कभी कभी मूल अर्थ सत्य से जुड़ा होता है और कभी कभी सत्य से थोड़ा दूर भी होता है। अफवाह अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अगर लोक हित के लिए हो तो अच्छा है, लोगों को सतर्क करने के लिए हो तो अच्छा है। हर दौर में इसका उपयोग होता रहा है और आगे भी अफवाह तंत्र चलता रहेगा। हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म का उल्लेख किया जाता है। शब्द अर्थात हम भाषा से अपनी बात दूसरे के पास कह सकें, अपनी सूचना दे सकें। हमेशा ध्यान रखना चाहिए सूचना तथ्य संगत होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए और इसमें संप्रेषणीयता होनी चाहिए, अर्थात यह बोध गम्य भी होना चाहिए, ध्यान गम्य भी होना चाहिए, जिसे ध्यातव्य कहते हैं। तो इससे इसका महत्व बढ़ता है। तो यह तो उपाय आज भी हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो शब्द ब्रह्म है उसका हम भौतिक धरातल पर प्रयोग करते रहते हैं। एक नाद ब्रह्म है जिसका प्राचीन काल से लेकर आज तक उपयोग किया जाता है। नगाड़े के माध्यम से, वाद्य यंत्रों के माध्यम से अभी भी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। विशेषकर प्राचीन भारत में संग्राम के समय वाद्य यंत्रों के संकेत सूचनाओं के प्रसारक हुआ करते थे। आज भी अरण्य संस्कृति में वाद्य यंत्रों के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं दी जाती हैं। तो कहा जाता है संकेत और संदेश ये साथ साथ चलते हैं। तो ये सारे उपाय हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उपाय हैं जिनका आप सभी दक्ष लोग यहाँ विवरण देंगे। हम सभी सुनकर आह्लादित भी होंगे, लाभान्वित भी होंगे। आज इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। इस संचार तंत्र की महत्ता इसलिए है कि जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है जिसमें जीवन के सामने समस्याएं दिखती हैं और संकट उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में समाचार की ज़रूरत होती है। समाचार केवल सूचना परक नहीं होता है, यह मनोबल बढ़ाने वाला भी होता है, सतर्क करने वाला भी होता है, समझाने वाला भी होता है। अर्थात इससे समझ भी बढ़ती है, समझदारी बढ़ती है, सहयोग की वृत्ति बढ़ती है और साथ साथ चलने का भाव जागृत होता है, जिसमें हम कह सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो महती संदेश है भारतीय शास्त्र परंपरा का, वह चरितार्थ होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस परिचर्चा में अपने विचारों से ज्ञान के क्षेत्र को समृद्ध करेंगे। हम सभी उससे लाभान्वित भी होंगे, आनंदित भी होंगे। आप सब आए हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। जैसे ही कोरोना काल समाप्त होता है, इसका प्रभाव समाप्त होता है, क्षीण होता है, आप सबको मेरी ओर से आमंत्रण, आप इस विश्वविद्यालय में पधारें। आपसे प्रत्यक्ष मिलकर मुझे और भी आनंद की अनुभूति होगी और हमारी संस्था को विशेष लाभ होगा। आप सबको एक बार बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे आयोजन के लिए डॉक्टर मनीषा शर्मा, प्रोफेसर मनु कोंडा और पूरे संचार विभाग को, जो हमारे यहाँ का बहुत समृद्ध विभाग है, बहुत बहुत बधाई भी और धन्यवाद भी। आप सभी का निरंतर मंगल हो, आप सभी सुरक्षित रहें, आप यशस्वी हों, आपका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।